IND24 के इस खास कार्यक्रम बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव। अरुण साव ये वही शख्स हैं जिन्होंने 2023 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव में 2023 का किला भेद कर फतेह हासिल की थी और इन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। बिना विलंब किए सीधे चलते हैं अरुण साव जी से चर्चा करने। और सर बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 के इस खास कार्यक्रम में। आपको एवं आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग सवालों पे ही जाते हैं सर, समय आपके पास भी कम है। आपने अपने करियर की शुरुआत जो है वकालत से की थी और काफ़ी कुछ इंटरेस्ट था आपको आगे बढ़ने का भी। सर ये सब शुरू कैसे हुआ और कंटिन्यू क्यों नहीं रखा इसे? देखिए, वस्तुतः मैं एक राजनीतिक परिवार में जन्मा पला बढ़ा। पिताजी मेरे जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे और छात्र जीवन से संघ की शाखाओं में जाना, फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी के नाते काम करना और छात्र राजनीति करते करते विधि की पढ़ाई की और 96 में वकालत प्रारंभ किया। पिताजी भी मेरे अधिवक्ता थे, उनके साथ ही वकालत प्रारंभ किया मुंगेली में। और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, बिलासपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तब मैं मुंगेली से बिलासपुर आ गया उच्च न्यायालय में वकालत करने। और तब लगातार फिर उच्च न्यायालय में वकालत किया। 2019 में पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। अब फिर से राजनीति की शुरुआत हुई, यानी विद्यार्थी परिषद में मैं मुंगेली इकाई के अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य तक 5 साल काम किया। फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष तक की जिम्मेदारी का निर्वहन किया। बाद में उच्च न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता हो गया, उप महाधिवक्ता के रूप में काम किया और 31 दिसंबर 2018 तक उच्च न्यायालय में उप महाधिवक्ता के रूप में काम किया। 2019 में पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया, सांसद निर्वाचित हो गया, बिलासपुर की जनता ने आशीर्वाद दिया, सांसद निर्वाचित हो गया। कोशिश की कि लोकसभा में सक्रिय भागीदारी हो और लगातार प्रदेश के और क्षेत्र के मुद्दों को लोकसभा में उठाया। फिर 9 अगस्त 2022 को पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी। और याद करिए वो समय जब मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी ने ऐसा वातावरण बना के रखा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है, सब तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही कांग्रेस है। और ऐसे चुनौती भरे समय में पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, पर मुझे भरोसा था, मुझे मालूम है भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है। छत्तीसगढ़ में हर एक मतदान केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ, ईमानदार और मेहनती कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है। उन कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की जरूरत है, ऊर्जा भरने की जरूरत है, सक्रिय करने की जरूरत है। फिर कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में हरा नहीं सकती, ये मैं बखूबी जानता था। और मैंने सभी नेताओं को और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर इस दिशा में काम किया। प्रदेश के कोने कोने तक गया, सब कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ और ऐतिहासिक जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को। क्या बचपन में ये सोच लिया था कि पॉलिटिक्स में जाना है? कैसे रुचि बढ़ी इस ओर और कैसे इंटरेस्ट आया आपको? वास्तव में राजनीति में समाज सेवा में मेरी रुचि थी। 10 साल की उम्र से कुछ न कुछ अच्छा करना, दूसरों के भलाई के लिए काम करना, जरूरतमंद को मदद करना,
तो ये समाज सेवा का भाव परिवार से संस्कार में मिला था और सामाजिक काम करते करते करते, समाज सेवा का काम करते करते राजनीतिक क्षेत्र में आ गया और आज भी मेरे लिए राजनीति मतलब समाज सेवा ही है और उसी टेम्परामेंट से, उसी उत्साह के साथ आज भी मैं काम करता हूँ। एक अहम सवाल सर कि बहुत डिसिप्लिन्ड हैं आप, वेल डिसिप्लिन्ड हैं और संघ से ये संस्कार जो है वो आपको किस तरह से मिले हैं? देखिए, बचपन में संघ की शाखाओं में जाता था तो संस्कार और अनुशासन वहीं से सीखा है और परिवार भी उसी तरह से था। मेरा परिवार, पिताजी भी, घर परिवार के बाकी लोग भी उसी संस्कार और विचार से पले बढ़े और इसलिए वो संस्कार रहा है, उस संस्कार के दम पर चलते रहे तो आज वो स्वभाव बना हुआ है। सर, स्कूल कॉलेज की कोई याद जो आपको याद आती हो अभी भी, क्योंकि स्कूल कॉलेज का लाइफ जो रहता है वो हर किसी को याद रहता है, तो आप क्या शेयर करना चाहेंगे? देखिए, स्कूल कॉलेज का स्मरण स्वाभाविक रूप से आता था। मैं कक्षा तीसरी तक अपने गांव लोहड़िया में पढ़ा हूं और अपने परिवार में, अपने दादाजी के परिवार में पहला नाती था मैं, तो बहुत लाडला था, दुलारा था। स्कूल जाने से डर लगता था। अच्छा, जैसे सबको लगता है। सामान्यतः बचपना में लगता है, तो खूब पिटाई भी खाई है उस समय। और फिर जब कक्षा चौथी से मुंगेली में आया, फिर 5वीं से पढ़ाई में एकदम से रुचि आई और एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में मैंने आगे की पढ़ाई की और बीकॉम करने के बाद सीधे एलएलबी किया और बिना किसी तरह के प्रयत्न के सीधे वकालत प्रारंभ किया पिताजी के साथ। वकालत में अच्छी रुचि थी, मजा आता था वकालत करने में और पूरा तल्लीनता से मैंने वकालत की। सर, हर किसी व्यक्ति का एक इंस्पिरेशन होता है जिसे देखकर वो आगे बढ़ता है और मैं ये जानना चाहती हूँ और पूरे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अरुण साहब जी किससे इंस्पायर्ड हैं और क्यों? देखिए, मैं जिनके विचारों से बहुत प्रभावित होता हूं वह स्वामी विवेकानंद जी हैं। जिस प्रकार से दुनिया के सामने भारत की संस्कृति और सभ्यता का डंका उन्होंने इतने कम उम्र में फहराया और जो दिशा देश को दी, तो स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से बहुत प्रभावित रहा हूं मैं और आज भी उनके एक एक वाक्य, एक एक शब्द याद आते हैं, वो प्रेरणा देते हैं। सर, कभी सोचा था सांसद बनेंगे, उसके सीधे बाद प्रदेश अध्यक्ष, फिर सीधे डिप्टी सीएम, ये सब कैसे हुआ? राजनीति में समाज सेवा के काम में मैं 10 साल 11 साल की उम्र से लगा हुआ था। छात्र राजनीति किया, युवा मोर्चा की राजनीति किया, लेकिन राजनीति में कोई बड़ा पद मिले कभी इसकी कल्पना भी नहीं करता था। मैं तो केवल जो काम मेरे जुम्मे है, जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, उस जिम्मेदारी को कैसे अच्छे से अच्छा निभा सकूं, जो काम करता था मैं उसमें कोशिश करता था कि उस काम को और अच्छा कैसे किया जा सकता है, इसकी योजना करके मैं काम करता था। और जो प्रश्न आपने किया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा, कभी कल्पना भी नहीं किया कि मैं कभी विधायक बनूंगा, कभी सांसद बनूंगा कि और कुछ बनूंगा। ये कभी कल्पना ही नहीं थी और मैं कभी आज भी कुछ नहीं सोचता हूं मुझे कल क्या बनना है। जो काम आज है हाथ में, जो जिम्मेदारी है आज, उस जिम्मेदारी को कितना यशस्वी रूप से निभा पाऊं, मैं उसी कोशिश में लगा रहता हूं। बचपन से यही स्वभाव था, आज भी वही स्वभाव है। ये सबसे बहुत अहम पॉइंट कहा आपने कि जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि आप पार्टी में तो लंबे वक्त से जुड़े थे, लेकिन सांसद से लेकर डिप्टी सीएम का जो 6 साल का सफ़र है वो कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस किया आपने उसमें?
देखिए, जैसे मैंने बताया मेरा स्वभाव क्या है, काम करने का तरीका क्या है। जब मैं सांसद निर्वाचित हुआ 2019 में, तो मैं उस पद के अनुरूप उस पद को कैसे मैं जस्टिफाई करूं कि एक सामान्य कार्यकर्ता लोकसभा का सांसद निर्वाचित हुआ है, एक लोकसभा सांसद को करना क्या चाहिए, उसे करने के लिए पूरा समर्पण भाव से काम किया। क्षेत्र में चाहे दौरे करने का मामला हो या लोकसभा में क्षेत्र और प्रदेश के मुद्दे उठाने के मामले हों, लोकसभा में प्रश्न पूछने का मामला हो, लोकसभा के डिबेट में शामिल होने का मामला हो। आपको बताऊं मैं कि पिछले 17वीं लोकसभा में छत्तीसगढ़ के सांसदों में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाला सांसद मैं रहा, सबसे ज्यादा डिबेट में भाग लेने वाला सांसद मैं रहा। और तब जब आखिरी के 6-8 महीने लोकसभा की कार्यवाही में कम ही में भाग ले पाया था प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी के कारण, पर यह संतोष होता है प्रदेश के मुद्दे को प्रखरता से, मजबूती से रखना, अपने क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती से रखना, जनता की जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं के लिए संघर्ष करना, प्रयत्न करना, लड़ना। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, बिलासपुर के लोगों की लंबे समय से इच्छा थी कि बिलासपुर से हवाई सेवा प्रारंभ हो। मैं सांसद निर्वाचित होने के दिन से ही मैं उस काम में लगा। बहुत प्रकार की अड़चनें आई, सब अड़चनों को पार करते हुए बिलासपुर से हवाई सेवा प्रारंभ कराई। हवाई सेवा का धीरे धीरे करके विस्तार हो रहा है बिलासपुर का। बिलासपुर हवाई सेवा से जुड़ा, ये बड़ी बात है। तो लगातार प्रयत्न करने के कारण हुआ, तो क्षेत्र के लिए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन करते रहना, ये सांसद के रूप में किया। जब प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली तो आपको जैसे बताया कि वातावरण क्या था प्रदेश में, कोई मानने को तैयार नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। ऐसा परसेप्शन, ऐसा हवा खड़ा किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक कहीं नहीं है। लेकिन हमने संघर्ष किया, सड़क पर लड़ाई लड़ी, जनता के मुद्दों को उठाया। अरुण साहू जी को विश्वास था कि बीजेपी आ जाएगी? 100%। मैंने आपको शुरू में बताया, जिस दिन में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली मुझे मालूम था कि बीजेपी की ताकत क्या है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि मैं लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला कार्यकर्ता रहा हूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ताकत छत्तीसगढ़ में क्या है ये मुझे मालूम है। छत्तीसगढ़ में जो ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, हर एक मतदान केंद्र तक कर्मठ और ईमानदार कार्यकर्ताओं की एक लंबी फहरिस्त है। बस उन कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, उनमें उत्साह भरना और काम के लिए प्रेरित करना, इतना ही काम था। और हम सब लोगों ने मिलकर ये किया और आपको आश्चर्य होगा जो परिणाम आया कि पहली बार विपक्ष में रहते हुए हम विधानसभा चुनाव लड़े और 46.25% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। 46.25। अब तक जब हमारी 3 सरकारें बनी थी 41, 42, 43% वोट पाते थे और सीटें 48, 49, 50, 51 और इस बार 54 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। ऐतिहासिक जीत मिली। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, ये कार्यकर्ताओं की ताकत है जो हर एक मतदान केंद्र पर मजबूती से काम करते हैं। जी सर, बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम विभाग है आपके पास, किस तरीके से प्लान किया है, क्या नया देखने को मिलेगा? पीडब्ल्यूडी, नगरीय निकाय, ये इन विभागों में अब उम्मीद जो है लोगों की बढ़ी है कि अब बीजेपी आई है तो कुछ नया देखने को मिलेगा। तो क्या कुछ प्लान कर रखा है सर? कुछ टेंटेटिव पॉइंट्स जो है वो आपने सोच रखे होंगे, तो उसमें से कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, नगरीय प्रशासन विभाग मेरे जिम्मे है। 5 साल में शहरों की दुर्दशा इस सरकार ने की। शहरों का सुव्यवस्थित और सुनियोजित विकास हो, हमारा शहर सुंदर बने, स्वच्छ बने, इसके लिए योजना बनाकर काम करना प्रारंभ किया है। लोक निर्माण विभाग मेरे जिम्मे है। प्रदेश में सड़कें अच्छी बने, ब्लॉक मुख्यालय डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जुड़े,
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अच्छी सड़क के साथ राजधानी से जुड़े और जिला मुख्यालय के जो शहर की सड़कें हैं वो अच्छी बने, इस दिशा में योजना बनाकर हम काम कर रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें शामिल हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए योजना बना रहे हैं। और शहर के साथ साथ इस प्रकार की सड़कें बने। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भी मेरे जिम्मे है। इस विभाग में जल जीवन मिशन के नाम से एक बहुत बड़ी योजना चल रही है, नरेंद्र मोदी जी की अति महत्वाकांक्षी योजना, नल से हर घर में जल पहुंचाने का। वो विभाग भी मेरे जिम्मे है। उस विभाग के काम को पिछली सरकार ने उस विभाग के कामों की दुर्दशा कर रखी थी। उन कामों को व्यवस्थित करने का काम, उन योजनाओं को जो आधी अधूरी थी उनको आगे बढ़ाने का काम, इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। बैठकें हो रही है, बड़े अधिकारियों के प्रवास लगातार हो रहे हैं और नियमित रूप से इन कामों की समीक्षा करके जल जीवन मिशन को नीचे तक उतारने के लिए लगातार प्रयास हो रहा है। सर, नगरीय निकाय चुनाव जो हैं वो सर पर हैं और आपको क्या लगता है कि किन कार्यों को ध्यान में रखते हुए जनता को साधा जा सकता है? क्या प्लान है आगे का? देखिए, वास्तव में जैसे मैंने कहा कि हमारे प्रदेश के शहर सुंदर हों, स्वच्छ हों, सुविधापूर्ण हो, इसके लिए योजना बनाकर काम करना, जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सड़कों की, नालियों की, तालाबों के सौंदर्यीकरण का काम हो, ऐसे कामों को प्राथमिकता से करने का काम प्रारंभ किया है। लगातार हम शहरों के विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और शहरों का मास्टर प्लान बनाकर काम करना, डेवलपमेंट प्लान बनाकर काम करना कि ये शहर 5 साल बाद इस शहर की आवश्यकताएं क्या होने वाली है, उसको ध्यान में रखकर योजना बनाना और काम करना, ये विभाग को निर्देशित किया है। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इस बार मेयर का चुनाव किस तरह से होगा, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस शासनकाल में जो चीजें हमने देखी, क्या उसे फॉलो किया जाएगा या बीजेपी कुछ नया प्लान करेगी? अभी इस पर अंतिम निर्णय कुछ नहीं लिया है, बातचीत कर रहे हैं और सलाह मशविरा हो रहा है कि किस पद्धति से हम चुनाव कराएं। हमने चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, वार्डों का परिसीमन हो रहा है। बाकी जो प्रशासनिक स्तर की जो तैयारियां हैं, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो गई है, वो अपने लिए तैयारी कर रहे हैं। सरकार के जुम्मे का जो काम है, सरकारी विभाग के लेवल पर भी वो तैयारियां चल रही है और बहुत जल्दी इस पर अंतिम निर्णय करके आगे बढ़ेंगे। सर, स्काई वॉक शहर में बहुत चर्चा का विषय रहा है और अब इससे निराकरण जनता को चाहिए, तो इस बार बीजेपी की सरकार है, इस सरकार से उम्मीद की जा सकती है कि क्या इसका निराकरण होगा? निश्चित रूप से बहुत जल्दी इस पर निर्णय होगा। हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि किस तरह से उस योजना को किया जा सकता है, क्या निर्णय करना उचित होगा। 2-3 ऑप्शन है, उन सभी ऑप्शन पर विचार हो रहा है और बहुत जल्दी इसका अंतिम निर्णय करेंगे। सर, सेंट्रल से जुड़ा हुआ एक सवाल लूंगी मैं। सवाल ये है कि जिस तरीके से 400 पार बीजेपी ने कहा था, लेकिन जो रिजल्ट आए हैं, क्या इस रिजल्ट के बाद बीजेपी को अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत है? क्या बीजेपी ऐसा सोचती है? देखिए, ये सही है कि हमने 400 पार जाने का लक्ष्य रखा था, पर बड़ा लक्ष्य रखने से ऐसा नहीं है। आप जो परिणाम आया वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक रहा है। 1962 के बाद किसी प्रधानमंत्री को लगातार तीसरी बार जनमत मिलने का काम जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है 1962 के बाद। अब 1962 में नेहरू जी को मिला था लगातार तीसरी बार मैंडेट,
पर वो दौर कैसा दौर था इसकी कल्पना करें आप। कितनी विपक्षी दल थी, वो विपक्षी दल कितनी ताकतवर थी। लेकिन आज कितने बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उन सबके होते हुए एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला। और हमारी नजदीक की जो राजनीतिक दल है वो कांग्रेस पार्टी है। हमें 240 सीटें मिली है और कांग्रेस को 99 सीटें, 100 भी नहीं। कितने दूर हैं हमसे। जी। 10 साल हम सरकार में, उसके बाद कांग्रेस की स्थिति कहां है, तो सैकड़ा नहीं पहुंच पाए। और मजेदार बात, पिछले 3 लोकसभा चुनाव में जितनी सीटें कांग्रेस को मिली है 3 चुनाव में, उससे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को अकेले इस लोकसभा चुनाव में मिली है। तो इस मायने में ये जीत बहुत ऐतिहासिक, बहुत बड़ी जीत है, जो पार्टी को, एनडीए को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। सर, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खूब चर्चाएं हैं, क्या मायने हैं इसके, क्यों ऐसी चर्चाएं हो रही हैं? अब ये तो जो चर्चा करते हैं वो लोग बताएंगे कि क्यों ऐसी चर्चा है, पर मुझे मानना, ये कहना है कि मंत्रिपरिषद को लेकर जो भी निर्णय लेने का अधिकार है वो मुख्यमंत्री जी को होता है। वो उचित समय पर उचित निर्णय करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल लूंगी मैं। अपने जीवन का कोई एक ऐसा घटनाक्रम जो आपको हमेशा याद हो। हर किसी के जीवन में एक ऐसा घटनाक्रम होता है, अच्छा बुरा, माता पिता से रिलेटेड, तो ऐसा कौन सा घटनाक्रम है जो आप शेयर करना चाहेंगे? जब मैं लोकसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद घर पहुंचा और मेरी माता जी ने आरती उतारी, तब उनके आंखों में आंसू थे जी। अब वो आंसू इसलिए थे कि मेरे पिताजी भी राजनीति में हैं। आज बेटा को इतनी बड़ी सफलता मिली है, उपलब्धि मिली है, और पिता प्रत्यक्ष रूप से यहाँ आशीर्वाद देने के लिए उपलब्ध नहीं है। और माताजी मुझसे लिपटकर रोने लगी भावुक होकर। तो मेरे जीवन के लिए बहुत वो भावुक पल था। मैंने कहा पिताजी जहाँ भी होंगे वहाँ से आशीर्वाद देंगे, और वास्तव में वो पल बड़ा भावुक करने वाला था। तो ये थे हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव। बहुत सारे मुद्दों पर अरुण साव ने हमसे चर्चा की है, और इसी के साथ अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे विभागीय काम हैं जिसके लिए अलग तरीके का प्लान जो है उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए कर रखा है। निश्चित ही आने वाले समय में छत्तीसगढ़ विकसित होगा, ऐसा दावा जो है अरुण साव कर रहे हैं। इसके साथ ही अरुण साव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए चैनल। जी, बहुत धन्यवाद आपका।